नमस्कार। आज का विषय है हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत गद्य साहित्य पर आधारित अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका उत्तर आज इस वीडियो में हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। पहला प्रश्न है, गद्य शब्द की व्युत्पत्ति बताइए कि गद्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि गद्य शब्द की उत्पत्ति गद धातु के साथ यत प्रत्यय के योग से बना है। कहाँ से बना है, कैसे बना है? गद धातु के साथ यत प्रत्यय के योग से गद्य शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। अतः गद्य बोलचाल की भाषा शैली है। गद्य क्या है? बोलचाल की भाषा शैली है। अब कोई पूछे गद्य क्या है, तो गद्य बोलचाल की भाषा शैली है। और गद्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गद्य शब्द की उत्पत्ति गद धातु से यत प्रत्यय के योग होने से हुई है। ठीक है, गद्य शब्द का अर्थ होता है क्या? बोलना अथवा बतलाना। ठीक है, तो सीधे सीधे अर्थों में आप कह सकते हैं कि गद्य बोलचाल की भाषा शैली है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, कि गद्य का स्वरूप क्या है। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत गद्य का स्वरूप क्या है? तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण आवश्यक बातें हैं, ठीक है, उसको व्यक्त करना, किसी को बतलाना, ठीक है, वो सब क्या है? गद्य के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब देखिए, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिस वाक्यबद्ध भाषा का प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? गद्य कहलाता है। वाक्यबद्ध भाषा का प्रयोग जो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में करता है वह क्या है? वह गद्य कहलाता है। जो वाक्यों में बोलता है मनुष्य, यह मनुष्य के तर्क प्रधान चिंतन का ही प्रतीक है। यह वाक्यबद्ध जो भाषा है, यह क्या है? मनुष्य के तर्क प्रधान चिंतन का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी गद्य के प्राचीनतम चरण किन भाषाओं में उपलब्ध हैं? हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम चरण हैं वो किस किस भाषा में उपलब्ध है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम रूप जो हैं वो राजस्थानी अथवा ब्रज भाषा में देखने को मिलते हैं। किस किस भाषा में? राजस्थानी अथवा ब्रज भाषा में देखने को मिलते हैं। अगला चौथा प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, हिंदी गद्य का विकास आरंभिक चरण में कैसे हुआ? आरंभिक चरण में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ? तो इसका उत्तर होगा कि हिंदी गद्य का विकास जो है आरंभिक चरण में सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हुआ। आरंभिक चरण में हिंदी गद्य साहित्य का विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। गद्य और पद्य दोनों साहित्य हिंदी के ही हैं। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य भी है, हिंदी पद्य साहित्य भी है। तो आपको यहाँ बताना है गद्य तथा पद्य साहित्य में अंतर क्या है, उसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गद्य साहित्य तर्क प्रधान चिंतन पर आधारित है। गद्य साहित्य देखिए, ऊपर हमने आपको क्या बताया है कि यह तर्क प्रधान चिंतन का ही प्रतीक है। हिंदी गद्य का स्वरूप कैसा है? तर्क प्रधान है हिंदी गद्य का स्वरूप। ठीक है, यह तर्क प्रधान चिंतन पर आधारित है। वही चीज़ यहाँ देखिए कि हिंदी गद्य साहित्य जो है वह तर्क प्रधान चिंतन पर आधारित है। जो पद्य साहित्य है वह भाव प्रधान दृष्टिबोध पर आधारित है। गद्य है वह तर्क प्रधान चिंतन पर आधारित है और पद्य है वह भाव प्रधान दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, जो गद्य साहित्य है तर्क प्रधान चिंतन पर तथा जो पद्य साहित्य है वह भाव प्रधान दृष्टिकोण पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में या कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य को कितने भागों में या कितने कालों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? गद्य साहित्य और दूसरा क्या है? पद्य साहित्य। हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भागों में विभाजित किया गया है? तो पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के प्राचीनतम गद्य रूप राजस्थानी गद्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, जो प्राचीनतम गद्य रूप है हिंदी साहित्य का, तो उसमें जो राजस्थानी गद्य है उसका संक्षिप्त परिचय आपको देना है। अब इसमें आप उत्तर में लिखेंगे कि लगभग 10वीं शताब्दी के पट्टा परवानों, टीका टिप्पणी, दान पात्रों एवं अनुवाद ग्रंथों में राजस्थानी गद्य का रूप देखने को स्पष्टतः क्या होता है? मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रजभाषा गद्य का आरंभ कब से माना जाता है?
ब्रजभाषा गद्य का आरंभ जो है ये कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे कि ब्रजभाषा गद्य का आरंभ जो है वह संवत 1400, ठीक है, संवत 1400 से, जिसे ईस्वी सन में 1343 ईस्वी कहा जाएगा, उसके लगभग ब्रजभाषा गद्य का आरंभ माना जाता है। लगभग 1343 ईस्वी अथवा संवत 1400 से ब्रजभाषा गद्य का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना और लेखक का नाम लिखिए। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना क्या है और खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना के लेखक कौन हैं? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो दोनों का उत्तर होगा कि प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा और इसके कवि हैं, कौन है? कवि गंग। इसके कवि कौन है? कवि गंग हैं। प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है और खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना के लेखक जो हैं वो कवि गंग जी हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न पूछ रहा है कवि गंग कौन थे? तो आप बताएंगे कि कवि गंग बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हिंदी गद्य की वास्तविक शुरुआत जो है वह भारतेंदु युग से मानी जाती है, जो 1800 इनका युग जो होता है भारतेंदु युग का जो माना गया है 1868 ईस्वी से माना गया है और यहीं से हिंदी गद्य का वास्तविक क्या होता है? शुरुआत होता है। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की आरंभिक रचनाओं और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। खड़ी बोली गद्य, हिंदी खड़ी बोली गद्य की आरंभिक रचनाओं और उनके कौन रचनाकारों के नाम लिखिए। तो रचना है और इधर देखिए रचनाकार है, इधर रचना दिया इधर रचनाकार दिया है। तो सबसे पहले देख लीजिए भाषा योग वशिष्ठ, यह खड़ी बोली गद्य की आरंभिक रचना है। इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। पंचांग दर्शन है, इसके रचनाकार हैं मथुरा नाथ शुक्ल। और पद्म पुराण का भाषानुवाद है जिसके रचनाकार हैं पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा के प्राचीन गद्य की दो प्रमुख रचनाओं और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। ब्रजभाषा के प्राचीन गद्य की दो प्रमुख रचनाओं को पूछ रहा है और उनके रचनाकारों का नाम। तो ब्रजभाषा गद्य जो है, ब्रजभाषा के प्राचीन गद्य में रचना देखिए क्या है, 84 वैष्णवों की वार्ता, ठीक है, जिसके रचनाकार हैं गोकुलनाथ। और अष्टयाम हैं जिसके रचनाकार हैं नाभादास। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में सहायक दो प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में जो सहायक हैं, सहायता प्रदान करने वाले हैं दो प्रमुख लेखक, उनका नाम आपको बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे, पहला है सदल मिश्र हैं और दूसरे हैं ईशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, भारतेंदु पूर्व युग के हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों के नाम एवं उनके रचनाओं का नाम लिखिए तथा उनके रचनाकाल का समय भी बताइए। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है, भारतेंदु से पूर्व, भारतेंदु युग से खड़ी बोली गद्य का मतलब सही से शुरुआत माना जाता है, लेकिन भारतेंदु युग से पूर्व, इससे पहले भी जो हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तक थे, इससे पहले भी जो प्रवर्तक थे उनमें से 4 प्रवर्तकों का नाम, उनकी रचनाओं का नाम भी आपको बताना है। तो इससे पहले जो हिंदी गद्य के प्रवर्तक थे मुंशी सदा सुखलाल थे, इनकी रचना है सुखसागर। और कौन थे? ईशा अल्लाह खां थे, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। और तीसरे थे लल्लू लाल, इनकी प्रमुख रचना है प्रेम सागर। और देखिए चौथे थे सदल मिश्र और इनकी प्रमुख रचना क्या है? नासकेतोपाख्यान, ठीक है। अब देखिए यहाँ और एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनकी रचनाओं के रचना काल का समय भी बताना है आपको। तो रचना काल का समय क्या होगा कि सभी रचनाओं के रचना काल का समय 1803 ईस्वी के आसपास ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रमुख उन्नायक सदल मिश्र और मुंशी ईशा अल्लाह खां की भाषा शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। सदल मिश्र और मुंशी ईशा अल्लाह खां की भाषा शैली में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ देखिए उत्तर है, सदल मिश्र की भाषा पूर्वी बोली पर आधारित है और शैली संस्कृत निष्ठ, गंभीर एवं सुगठित है तथा ईशा अल्लाह खां की भाषा ठेठ बोली और शैली काव्यात्मक, सरल एवं चुलबुली है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायक राजा द्वय के नाम लिखिए, ठीक है। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायक जो थे राजा द्वय, उनके नाम लिखना है, ठीक है।
दो राजाओं का नाम लिखना है, राजा द्वय मतलब दो राजाओं का नाम लिखना है। तो पहले थे राजा लक्ष्मण सिंह और कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो राजा द्वयी कहलाते हैं। अब यहाँ आपका एक प्रश्न और बन सकता है कि खड़ी बोली गद्य में राजद्वयी के नाम से, राजा द्वयी के नाम से कौन कौन विख्यात हैं। तो पहले कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह, और दूसरे कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये दोनों राजा द्वयी के नाम से विख्यात थे या राजा द्वयी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह की साहित्यिक अवदान का परिचय दीजिए। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास कृत रघुवंश, मेघदूत तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं का नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत जो रचनाएं हैं, राजा भोज का सपना, भूगोल, हस्तमलक तथा मानव सार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। हिंदी खड़ी बोली के विकास में अगला प्रश्न है, देखिए कि हिंदी खड़ी बोली के विकास में आर्य समाज का क्या योगदान था। जो हमारी हिंदी खड़ी बोली है, इसके विकास में, इसको विकसित करने में जो आर्य समाज था, इसका क्या योगदान था, इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर होगा आर्य समाज के संस्थापक। सबसे पहले आप एक प्रश्न यही देख लीजिए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेशों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की तथा वेदों के भाष्य भी हिंदी में लिखे। वेदों के भाष्य भी हिंदी में किसने लिखा, दयानंद सरस्वती ने। अब यहाँ देखिए कई प्रश्न आपका बन रहा है। एक प्रश्न तो आपका जो प्रश्न दिया है कि हिंदी खड़ी बोली के विकास में आर्य समाज का क्या योगदान है, तो इसमें ये पूरा लिखना होगा कि ठीक है कि हिंदी का इन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया है। समाज, ये आर्य समाज के लोगों ने। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, तो आप उत्तर में बताएंगे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा है। ठीक है, इसके रचनाकार दयानंद सरस्वती जी हैं। और ये भी प्रश्न बन सकता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखा है, तो आप इसका उत्तर देंगे सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक प्रश्नों में कई कई प्रश्न छिपे हैं और सबके उत्तर भी सन्निहित हैं। ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज के प्रणेता कौन है या आर्य समाज के संस्थापक कौन है। ऊपर हमने बताया ना, तो देखिए आर्य समाज के प्रणेता अथवा संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का विकास कब से माना जाता है, आधुनिक काल का विकास, युग का विकास कब से माना जाता है। तो आधुनिक युग का विकास सन 1850 ईस्वी से माना जाता है। भारतीय हिंदू युग से ही माना जाता है, जिनका मतलब समय होता है 1850 ईस्वी। ठीक है, तभी से माना जाता है भारतीय हिंदू युग से। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में विकसित गद्य विधाओं का नाम लिखिए। भारतेंदु युग में जो विकसित गद्य विधाएं हैं उसमें है कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना, जीवनी तथा यात्रा वृत्तांत। ये आदि मतलब गद्य विधाएं हैं, अनेकों गद्य विधाएं हैं जिनका विकास भारतेंदु युग से हुआ है या भारतेंदु युग में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निबंध मुख्यतः किन विषयों पर लिखे गए। मुख्यतः किन विषयों पर भारतेंदु युग में निबंध लिखे गए, तो इसका उत्तर होगा कि भारतेंदु युग में निबंध मुख्यतः राजनीति, समाज सुधार, आर्थिक दुर्दशा तथा अतीत के गौरव आदि विषयों पर लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के प्रमुख 4 जीवनी लेखकों तथा रचनाओं के नाम लिखिए। 4 जीवनी लेखक इनके युग के, भारतेंदु जी के युग के, तथा उनकी रचनाओं का नाम आपको बताना है। तो लेखक पहले देख लीजिए, उसके बाद रचना देख लीजिए। लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है आर्यचरितामृत। दूसरे लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, इनकी रचना है हरिदास भूमानी। अगले देख लीजिए, लेखक हैं राधा कृष्ण दास, इनकी रचना है राधा कृष्ण दास की रचना है आर्यचरितामृत बप्पा रावल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि प्रताप नारायण मिश्र की रचना है आर्यचरितामृत,
ये भी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। इनकी रचना है आर्यचरितामृत। और राधा कृष्ण दास भी भारतेंदु युग के ही रचनाकार हैं। इनकी रचना है आर्यचरितामृत, बप्पा रावल। ठीक है। अगला देखिए, देवी प्रसाद मुंशी भी इन्हीं के युग के रचनाकार हैं, भारतेंदु युग के, और इनकी रचना है उदय सिंह महाराजा। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो प्रमुख निबंधों का नाम लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दो प्रमुख निबंध हैं। एक उत्तर है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, और दूसरा है पांच पैगंबर। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के क्षेत्र में बृहत्त्रयी के किन लेखकों, बृहत्त्रयी में किन लेखकों की गणना होती है? आधुनिक हिंदी गद्य के क्षेत्र में किन लेखकों की गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत होती है? हिंदी गद्य में बृहत्त्रयी के अंतर्गत किन किन लेखकों की गणना होती है? तो उसमें देखिए, पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट, और तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र। अब यहाँ देखिए, हरिश्चंद्र भट्ट और मिश्र, हरिश्चंद्र भट्ट और मिश्र, इन्हीं तीनों को बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत इन्हीं लेखकों को रखा गया है आधुनिक हिंदी गद्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार हैं श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी। इन्हें प्रेमघन की उपाधि भी मिली है, तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि। अब यहाँ बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन की उपाधि से विभूषित मतलब बुलाया जाता है। प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यहाँ प्रश्न बन सकता है, प्रेमघन किस लेखक का नाम है? तो बद्री नारायण चौधरी का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग की भाषिक संरचना कैसी थी? तो भारतेंदु युग की भाषिक संरचना जो थी, तो भारतेंदु युग की भाषा शैली अत्यंत क्या थी? परिपक्व थी। कैसी थी? परिपक्व थी। तत्सम शब्दों का प्रचलन इसमें था, और विदेशी शब्दों, लोकोक्तियों और मुहावरों के यथास्थान प्रयोग से भाषा में सजीवता और सरसता का समावेश हो गया था। किसमें? भारतेंदु युग की भाषा शैली में। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 31 है। क्या है? भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, उत्तर में भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, हिंदी गद्य के स्वरूप का निर्धारण किया गया भारतेंदु युग में। अनेक गद्य विधाओं का विकास भी भारतेंदु युग में हुआ। पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ भारतेंदु युग में, और राष्ट्रीय चेतना का विकास आदि प्रमुख विशेषताएं हैं भारतेंदु युग की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को जागरण काल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। भारतेंदु युग का काल निर्धारण 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। कब से? 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग का काल निर्धारण माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं एवं उनके संपादक का नाम लिखिए। प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक। पत्र पत्रिका है भारतेंदु, और संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी। पत्र पत्रिका में देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। हिंदी प्रतीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है। ये सभी पत्र पत्रिकाएं भारतेंदु, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु युग के ही पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है। जिसमें से भारतेंदु के संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी, ब्राह्मण के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, और हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, गद्यकार प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंधों के नाम भी लिखिए। ठीक है। प्रमुख निबंध इनके हैं आप, बात, दांत, मनोयोग, भाव। ये सब प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध हैं। अगला, और यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के निबंधकार हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक अथवा निबंधकार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंधों के नाम लिखिए। बालकृष्ण भट्ट के जो मुख्य निबंध हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो अत्यंत उपयोगी हैं वो हैं, इनका निबंध है बाल विवाह, चंद्रोदय, राजा और प्रजा, महिला स्वातंत्र्य आदि। ये सब बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु के पश्चात हिंदी गद्य को नवीन आयाम प्रदान करने वाले व्यक्तित्व का नाम लिखिए, अथवा 20वीं शताब्दी के उस
एक व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने हिंदी गद्य के क्षेत्र में स्तुत्य कार्य किया है। अथवा इसी प्रश्न को अथवा करके पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित करने वाले 20वीं सदी के महानायक का नाम लिखिए। तो 20वीं सदी के महानायक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, जिन्होंने हिंदी गद्य को नवीन आयाम प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग का नाम किस आधार पर रखा गया? तो द्विवेदी युग का नाम साहित्य मनीषी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्तुत्य कार्यों ने हिंदी गद्य को नई दिशा व दशा प्रदान की, इसीलिए यह युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग का काल निर्धारण कीजिए। द्विवेदी युग का काल निर्धारण वर्ष 1900 से वर्ष 1922 तक का समय माना जाता है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। कब से कब का समय? 1900 से 1922 का समय द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है हिंदी के साहित्य के इतिहास में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य का या हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखिए जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार किया है। ऐसी 2 प्रमुख संस्थाओं का नाम आपको बताना है। तो पहला है नागरी प्रचारणी सभा, जो काशी से प्रकाशित हुई, और दूसरा है जो काशी में है, और दूसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन जो इलाहाबाद में है। नागरी प्रचारणी सभा कहाँ है? तो ये आप कहेंगे कि काशी में है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ है? ये कहाँ है? प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में है। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के विकास में द्विवेदी जी के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य, इसका उत्तर होगा आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा का परिष्कार किया। अनेक भाषा शैलियों तथा गद्य विधाओं को इन्होंने जन्म भी दिया, जो तथा सहयोगी लेखकों को साहित्य रचना के लिए उकसाया भी, प्रेरित भी किया। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक का नाम लिखिए। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक का नाम लिखना है। तो बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक थे। कौन कौन? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठीक है। ये सभी कौन थे? नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक थे। हमने आपको बताया, प्रश्न बन सकता है कि नागरी प्रचारणी सभा कहाँ है? तो ये काशी में है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ है? तो ये प्रयागराज अथवा इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग में गद्य के किन किन रूपों का विकास हुआ? द्विवेदी युग में हिंदी गद्य के किन किन रूपों का विकास हुआ है, यह आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, द्विवेदी युग में निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, यात्रावृत्त, संस्मरण, पत्र साहित्य, आलोचना आदि क्षेत्रों में अद्भुत विकास हुआ है द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंध लेखकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख जो निबंधकार थे और उनका नाम आपको बताना है कि द्विवेदी युग के प्रमुख जो निबंध लेखक थे अथवा निबंधकार थे, उनका नाम बताना है। तो आइए उत्तर में देखते हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, यशोदानंदन अखौरी, चतुर्भुज श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि ये कहाँ के, किस युग के निबंधकार थे? तो ये सब द्विवेदी युग के निबंधकार थे। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की किसी एक पत्रिका तथा उसके संपादक का नाम लिखिए, अथवा द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हैं, देखिए यहाँ, और यहाँ देखिए उनके संपादक दिए गए हैं। पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं में क्या है? सरस्वती नामक पत्रिका जो मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। सुदर्शन पत्रिका, यह भी मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक हैं देवकी नंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र। और समालोचक, यह भी मासिक पत्रिका है। समालोचक भी द्विवेदी युग की पत्रिका है, यह मासिक पत्रिका है। इसके संपादक हैं चंद्रधन शर्मा गुलेरी। देवनागर, यह भी मासिक पत्रिका है, इसके संपादक हैं उमापति दत्त शर्मा और यशोदानंदन। इंदु, द्विवेदी युग की मासिक पत्रिका इंदु भी है, इसके लेखक हैं इसके संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। पाटलिपुत्र भी मासिक पत्रिका है द्विवेदी युग की, इसके संपादक हैं काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है। अब यहाँ देखिए सभी मासिक पत्रिकाएं हैं, सरस्वती, सुदर्शन, समालोचक, देवनागर, इंदु, पाटलिपुत्र, ये सभी द्विवेदी युग की
पत्रिकाएं हैं, ठीक है। और इसके संपादक क्रम से एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुदर्शन के संपादक देवकी नंदन खत्री, समालोचक के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवनागर के संपादक उमापत दत्त शर्मा और यशोदानंदन, इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त और पाटलिपुत्र मासिक पत्रिका इसके संपादक काशी प्रसाद जायसवाल जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की किसी एक विशेषता का वर्णन कीजिए अथवा द्विवेदी युग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या इस युग की क्या विशेषताएं हैं द्विवेदी युग की उसको बताइए। तो सबसे पहले देख लीजिए उत्तर में, हिंदी भाषा का परिमार्जन और भाषा को व्याकरण परक बनाना द्विवेदी युग का काम था, ठीक है। और शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास एवं विराम चिन्हों का सही प्रयोग द्विवेदी युग में हुआ। अगला देखिए विशेषता, विभिन्न गद्य शैलियों का विकास द्विवेदी युग में हुआ। संपादन कला का पुनरुद्धार द्विवेदी युग में हुआ। राष्ट्रीय चेतना का विकास द्विवेदी युग में हुआ। और देखिए खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा बनाया गया। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा भी द्विवेदी युग में ही बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न कि नागरी प्रचारणी सभा जो काशी के संस्थापक का नाम लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, सॉरी अगला प्रश्न यहाँ है, देखिए हमने गलत बोल दिया कि अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार करने वाली 2 प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखिए। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ अगला प्रश्न है, आधुनिक युग को गद्य युग क्यों कहा गया। जो आधुनिक युग है इसे गद्य युग क्यों कहा गया। तो आधुनिक युग को गद्य युग इसलिए कहा गया कि आधुनिक युग में गद्य की विभिन्न विधाओं का उद्भव, विकास एवं परिष्कार हुआ, इसीलिए आधुनिक युग को गद्य युग कहा गया। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली की विशेषता बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का गुण इसमें विद्यमान है। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा शैली किस प्रकार की है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा शैली अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली युक्त है। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा शैली में व्याप्त दोषों को बताइए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा शैली में व्याप्त जो दोष हैं, कुरीतियां हैं, उनको बताना है। इसका उत्तर देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा अरबी फारसी युक्त खड़ी बोली थी और इनकी भाषा पर अरबी फारसी भाषा का अत्यधिक प्रभाव था, जो इनकी भाषा शैली का मुख्य दोष माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा में क्या दोष था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत निष्ठ थी और ये दैनिक प्रयोग में आने वाले अंग्रेजी उर्दू के शब्दों को हिंदी से दूर रखना चाहते थे, जो उनकी भाषा शैली की विशेषता के साथ दोष भी माना गया है, यही बात, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र की भाषा की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न क्या है, प्रताप नारायण मिश्र की भाषा की विशेषता बताना है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र की भाषा प्रवाहमयी है, मुहावरेदार है और यह सुबोध है तथा भाषा का चुटीलापन व्यक्ति के मन पर सीधा प्रभाव डालता है। व्यक्ति अर्थात पाठकों के मन पर सीधा प्रभाव डालता है। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं यही है कि सीधे सीधे व्यक्ति या पाठक के मन पर, पढ़ने वाले के मन पर सीधा प्रभाव डालता है। भाषा प्रवाहमयी है, मुहावरेदार है और सुबोध भी है। अगला प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास की रचनाएं बताइए। बाबू श्याम सुंदर दास की रचनाएं हैं साहित्यालोचन, भाषा रहस्य, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये बाबू श्याम सुंदर दास की प्रमुख रचना है। साहित्यालोचन है, भाषा रहस्य है, भाषा विज्ञान है और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास तो हमने आपको बताया, ये भी है। अगला प्रश्न देखिए, लल्लू लाल और इंसान अल्लाह खां की भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। लल्लू लाल और इंसान अल्लाह खां की भाषा में क्या अंतर है, यह आपको बताना है। लल्लू लाल की भाषा जो है ब्रज भाषा युक्त खड़ी बोली है, जबकि इंसान अल्लाह खां की भाषा ठेठ खड़ी बोली में है, जिसमें सजीवता एवं चुलबुलापन का गुण विद्यमान है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। चंद्रकांता उपन्यास जो है इसके रचनाकार कौन हैं, उनका नाम आपको बताना है। भारतेंदु युग की रचना चंद्रकांता। अब यहाँ देखिए एक प्रश्न और बन सकता है। पहले तो चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार देवकी नंदन खत्री हैं और चंद्रकांता उपन्यास किस युग की रचना है। तो चंद्रकांता उपन्यास भारतेंदु युग की रचना है, यह भी प्रश्न आपका बन सकता है।
सारे प्रश्न जो हम बता रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध आलोचकों व साहित्य इतिहास लेखकों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध आलोचक व साहित्य इतिहासकार पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास व आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किन गद्य विधाओं में लेखन कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किन गद्य विधाओं में लेखन कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, और इनको मतलब बताना है, रचना सहित नाम बताना है किस रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। अब उत्तर में देखिए, आलोचना इनका जो है वो रस मीमांसा और चिंतामणि, रस मीमांसा और चिंतामणि इन्होंने आलोचना विधा में रचा है या लिखा है, इसलिए प्रसिद्ध है। और निबंध रूप में जो प्रसिद्ध है वो कविता क्या है तथा क्रोध, ये रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है, जिसकी विधा जो है वह निबंध विधा है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमने हिंदी गद्य साहित्य पर आधारित अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है आपको बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक एक प्रश्न में कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं, सन्निहित हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद।